हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी आने वाली समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UP-PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGT का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। UGC नेट का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। MP असिस्टेंट प्रोफेसर एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित नोट्स चाहते हैं तो ये नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे जो कि रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। समाजशास्त्र के UP-PGT एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो इसका भी आपको यहाँ पर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। इसमें आपका UP-PGT का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। थिंकर्स के नोट्स चाहते हैं तो आपको थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, 31 मई तक ऑफर प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं, नोट्स एंड GIC के जो प्रैक्टिस सेट्स है उसमें, ठीक है, समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट्स एंड नोट्स और GS के प्रैक्टिस सेट, इन सभी में कुछ छूट दी जा रही है। ये ऑफर 31 मई तक रहने वाला है और इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक है। ऑप्शंस देख लीजिए, कार्ल मार्क्स है, वॉलस्टीन है, लुइस अल्थ्यूजर है, गिडेंस यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा? रीडिंग कैपिटल पुस्तक के लेखक पूछे जा रहे हैं, कौन है? रीडिंग कैपिटल के पुस्तक कौन है, इसके लेखक कौन है? अल्थ्यूजर है, ठीक है, अल्थ्यूजर है। अल्थ्यूजर की अगर अब बात की जाती है तो फॉर मार्क्स, ये भी इनकी पुस्तक है, ठीक है, जो कि 1965 में आती है, फॉर मार्क्स, ठीक है। रीडिंग कैपिटल इनकी पुस्तक हो जाएगी, ये अल्थ्यूजर की है। इसके अलावा अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी कहा जाता है, ठीक है। अति निर्धारणवादी में किसकी गिनती होती है? अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर की गिनती होती है, इन्हें कहा जाता है। और नव मार्क्सवादी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। नव मार्क्सवादी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, नव मार्क्सवादी, ठीक है, नव मार्क्सवादी के नाम से भी ये जाने जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। वॉलस्टीन की बुक की बात की जाए तो इनकी है द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, ये याद रखेंगे। किसकी है? वॉलस्टीन की है। विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया है, विश्व व्यवस्था, ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, वॉलस्टीन के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसकी है? ऑप्शंस देख लीजिए, AR देसाई, IP देसाई, KM कपाड़िया, BR चौहान, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसकी पुस्तक है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ किसकी है? IP देसाई की है, ठीक है, IP देसाई की है। और IP देसाई की द ज्वाइंट फैमिली इन इंडिया भी है। और ये कब आती है? 1956 में आती है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ ये 1964 में आती है, ठीक है। AR देसाई यहाँ पर दिए गए हैं तो AR देसाई की भी बात कर लेते हैं। इनकी पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ
इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, ये याद रखेंगे। 1948 में ये बुक आती है, ठीक है, ये आती है। इसके अलावा इनकी पुस्तक है रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, ये हो जाएगी। किसकी है? AR देसाई की बताई जा रही है। फिर एक पुस्तक इनकी है पीजेंट स्ट्रगल, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये हो जाएगी, ठीक है। ये सभी इनकी पुस्तक बताई जा रही हैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है AR देसाई की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये देसाई की आपको पुस्तकें बताई गई हैं, AR देसाई, ठीक है। किसकी बताई गई हैं? AR देसाई की ये तीनों पुस्तकें हैं, ठीक है। ये तीनों किसकी हैं? AR देसाई। राष्ट्रवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए समाज दिए गए हैं और मिलान यहाँ पर बताना है सही क्या है। जोखिम भरा समाज है, भगोड़ा समाज है, तार्किक समाज है, नागरिक समाज है। रिस्क सोसाइटी की बात किसने की है? उल्रिच बेक ने की है। यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा। भगोड़ा समाज की बात की जाए तो ये एंथोनी गिडेंस ने आधुनिक समाज को भगोड़ा समाज कहा था। यहाँ पर ए का बी का थर्ड हो जाएगा। तार्किक समाज की बात की जाए तो ये मैक्स वेबर का हो जाएगा। और इसके अलावा नागरिक समाज की बात की जाए तो इससे हेगल जुड़ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अपराध के मैक्रो समाजशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? देखकर बताएं। विसंगति सिद्धांत, भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत है, उपसंस्कृति का सिद्धांत है, या फिर उपयुक्त सभी? अपराध शास्त्र के जनक कौन है? अपराध शास्त्र के जनक कौन है? आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है? यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन डी। अपराध शास्त्र के जनक कौन है? लोम्ब्रोसो, ठीक है। कौन है? लोम्ब्रोसो है। और आधुनिक अपराध शास्त्र के जनक कौन है? सदरलैंड, ठीक है। कौन है? सदरलैंड है। इसे याद रखेंगे, एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रबुद्ध जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की बात हो रही है। किसकी अवधारणा है? KM कपाड़िया, MN श्रीनिवास, GS घुरिये, AR देसाई। प्रबुद्ध जाति, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? प्रबुद्ध जाति की अवधारणा किसकी है? MN श्रीनिवास की है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रबुद्ध जाति के लक्षण 3 बताए थे, ठीक है। 3 लक्षण बताए थे। एक तो इन्होंने जनसंख्यात्मक शक्ति वो बताया था, वह जाति संख्या में अधिक होनी चाहिए, जनसंख्यात्मक शक्ति हो जाएगा, ठीक है, जनसंख्यात्मक शक्ति हो जाएगा। दूसरी अवधारणा इनकी, दूसरी जो विशेषता थी ये या लक्षण कहा जाए आर्थिक शक्ति, इसमें लैंड की बात ये कहते हैं कि भूमि ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। और तीसरी जो विशेषता थी वो राजनीतिक शक्ति थी, यानी कि ये कहते हैं कि उस जाति का उस जगह पर क्या होना चाहिए? डोमिनेंट प्रभुत्व होना चाहिए। ये जिसमें भी लक्षण देखने को मिलेंगे उसको श्रीनिवास ने क्या कहा था? प्रभुत्व जाति कहा था। इसके अलावा इनकी अवधारणाओं की अगर बात की जाए तो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, पश्चिमीकरण की अवधारणा इन्होंने दी है। संस्कृतिकरण हो जाएगा, पश्चिमीकरण हो जाएगा, धन निरपेक्षीकरण हो जाएगा, ठीक है, धन निरपेक्षीकरण की अवधारणा हो जाएगी। आधुनिकीकरण की बात की इन्होंने, ठीक है, आधुनिकीकरण की बात की है इन्होंने। वोट बैंक की बात की हुई है, ठीक है, वोट बैंक, ठीक है, वोट बैंक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फैलाव की अवधारणा हो जाएगी। ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसके हैं? MN श्रीनिवास के द्वारा दिए गए हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है किस विद्वान ने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना? क्रूगर, फॉल्सम, मावरर, इलियट एंड मैरिल यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं पारिवारिक विघटन का कारण तनाव है, ये किसने कहा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इलियट एंड मैरिल हो जाएगा, ठीक है, इलियट एंड मैरिल हो जाएगा। इनकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है, ठीक है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इनकी पुस्तक है। और तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण इन्होंने माना था, जिसमें तनाव के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव, ठीक है, प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव ये किसने बताए हैं?
एलियट एंड मेरिल ने बताए हैं। यहाँ पर आप मावरर का नाम देख रहे हैं, इन्होंने वैयक्तिक विघटन की बात की थी, ठीक है, वैयक्तिक विघटन की बात की थी। वैयक्तिक विघटन के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। वैयक्तिक विघटन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो इन्होंने सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन बताया, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, व्याधिकीय, ठीक है, व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन। ये 2 प्रकार के जो विघटन हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं, मावरर के द्वारा बताए गए हैं। एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है, जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, या फिर उपयुक्त सभी। प्रघटना विज्ञान, सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है, सामाजिक प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है, शुट्स हैं। यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तकों की बात की जाए तो द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, और ये कब आती है, 1932 में आती है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है, ऑप्शंस देख लीजिए, घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है, सामाजिक कार्य पूछ रहा है, परिवार का क्या होगा, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, ऑप्शन देखिए, अपनी मृत पत्नी की बहन से, उच्च जाति की स्त्री से, निम्न जाति की स्त्री से, अपने मृत भाई की विधवा से। अपनी मृत पत्नी की बहन से जब विवाह होता है तो ऐसे विवाह को हम साली विवाह कहते हैं, ठीक है, साली विवाह कहते हैं, या सोरोरेट की प्रथा ये कहलाती है। और यहाँ अपने मृत भाई की विधवा से जो विवाह होता है वो देवर विवाह है, ठीक है, देवर विवाह। ये जो मृत भाई के साथ जो उसका विवाह हो रहा है, वो अगर छोटा भाई है तो देवर विवाह, अगर बड़े भाई के साथ विवाह हो रहा है तो वो ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा, ठीक है। लेवरेट प्रथा इसे कहा जाता है, लेवरेट प्रथा किसने बात की है, टाइलर ने। ये कॉन्सेप्ट किसका है, टाइलर के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखिए, व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती है, संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं, ऑप्शन है वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे, विकास कहेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है, विकास यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, श्रम की समस्याओं का समाधान, ग्रामीण बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए, या फिर निर्धनता उन्मूलन के लिए। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है तो क्या होगा, निर्धनता उन्मूलन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में सामुदायिक विकास योजना पूछी जा रही है, तो सामुदायिक विकास योजना कब आती है, 1952 में आती है, 2 अक्टूबर याद रखेंगे आप, ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 ये हो जाएगा, 1952, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है, ऑप्शन है प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचनाएं एकत्रित करने की जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है वो क्या कहलाती है, उसे क्या कहा जाएगा, शिक्षित जनसंख्या, यहाँ पर प्रश्नावली होगा, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है, प्रश्नावली तथा संरक्षित साक्षात्कार,
असहभागी अवलोकन तथा प्रश्नावली, अवलोकन तथा प्रश्नावली या फिर असंरचित साक्षात्कार। सामाजिक सर्वेक्षण के लिए तथ्य संकलन की कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रश्नावली तथा संरचित साक्षात्कार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानव समाज के विकास की अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था। एल क्रोबर द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा या फिर एलएच मॉर्गन द्वारा। क्रोबर ने अधिसावेवी की बात की थी, अधिसावेवी संस्कृति की बात की है। चार्ल्स डार्विन ने उद्विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है, उद्विकास की बात की है। सामाजिक उद्विकास की बात किसने की है? स्पेंसर ने। यहाँ पर क्या होगा? मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन होगा। इन्होंने परिवार की अवस्थाएं बताई हैं, परिवार की अवस्थाएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 5 बताई हैं। ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आएगा समरक्त परिवार, ठीक है, समरक्त परिवार आ जाएगा सबसे पहले। फिर सेकंड नंबर पर आएगा समूह परिवार, समूह परिवार। फिर थर्ड नंबर आ जाएगा युगल परिवार, युगल परिवार आ जाएगा। पित्त सत्तात्मक परिवार है, पित्त सत्तात्मक परिवार हो जाएगा। और फिर इसके अलावा एक विवाही परिवार, एक विवाही परिवार। ये इन्होंने 5 तरह के परिवार की अवस्थाएं बताई थी, परिवार के उद्भव से संबंधित, मॉर्गन ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सही क्रम में आपको बताया गया, इसे ऐसे ही आपको याद करना है, सही क्रम में लगाने को आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन लघु परंपरा का अंग नहीं है? लोक कथा, दंत कथा, रामायण, विवाह गीत। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट, यहाँ पर हो जाएगा, अंग नहीं है तो यहाँ पर रामायण होगा, ठीक है। रॉबर्ट रेडफिल्ड ने लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट दिया था। लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की जो अवधारणा है ये रॉबर्ट रेडफिल्ड के द्वारा दी गई थी। लघु परंपरा अशास्त्रीय परंपरा है, ठीक है, स्थानीय परंपरा है, अशास्त्रीय है। जब हम दीर्घ या बृहद परंपरा की बात करते हैं तो ये शास्त्रीय परंपरा मानी जाती है, इसका शास्त्रों में वर्णन होता है, ठीक है। यहाँ पर रामायण होगा, ये दीर्घ परंपरा में आएगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से जो सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता हो उसको चिन्हांकित कीजिए। ऑप्शन है, प्रकारों का एक समूह से दूसरे समूह को हस्तांतरण, भूमिकाओं में संघर्ष, एकात्म का ह्रास या व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन। सामाजिक विघटन के लक्षण को व्यक्त नहीं करता, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए ABC सामाजिक विघटन से संबंधित है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति का पतन ये नहीं होगा, ये वैयक्तिक विघटन में आएगा, ठीक है, वैयक्तिक विघटन में आएगा। और वैयक्तिक विघटन की बात मावरर ने की है, ठीक है, मावरर ने प्रकार बताए थे, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन, सृजनात्मक वैयक्तिक विघटन और व्याधिकीय, है ना, व्याधिकीय वैयक्तिक विघटन, ये 2 प्रकार मावरर ने बताया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारत के अधिकांश राज्यों में किस आयु के लड़कों द्वारा किए जाने वाले समान अपराध को बाल अपराध माना जाता है? 5 से 15 वर्ष तक, 6 से 18, 7 से 16, 10 से 21। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 से 18। चलिए यहाँ पर देखिए, आधुनिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं हेबरमास ने आवश्यक बताई हैं? प्रजातंत्र, पूंजीवाद, सार्वजनिक प्रक्षेत्र, तार्किकता यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये सभी हो जाएंगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, ये इनका स्टेटमेंट है। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है या आधुनिकता अधूरी परियोजना है, ये किसका कहना है? हेबरमास का कहना है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी एक बुक याद रखिए आप, ये शायद यही वाली एग्जाम में आई थी, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन।
थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, पीजीटी के एग्जाम में ये पुस्तक आई है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स याद रखेंगे, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स याद रखेंगे। ये किसकी है? ये हेबरमास के यहाँ पर आपको पुस्तकें बताई गई हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादन है गिडेंस, बोर्डियू, मैकेवर एंड पेज, कॉल पियर्सन। सांस्कृतिक संरचनावाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक संरचनावाद का, कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसका है? बोर्डियू ने दिया है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात की जाए तो इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए, ठीक है, वर्ग विश्लेषण के लिए पूंजी के प्रकार बताए थे, ठीक है, पूंजी के कितने प्रकार बताए थे? 5 तरह की पूंजी की बात की थी। आर्थिक पूंजी, ठीक है, एक आर्थिक पूंजी हो जाएगा, दूसरा सामाजिक पूंजी हो जाएगा, आर्थिक पूंजी हो जाएगा, सामाजिक पूंजी हो जाएगा, सांस्कृतिक पूंजी है, ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा, और प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा, प्रतीकात्मक पूंजी। पूंजी आप ले लें या फिर संपत्ति ले लें, इस तरह से आएगा। आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और प्रतीकात्मक पूंजी। ये किसके द्वारा बताया गया है? बोर्डियू के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वर्ग संस्कृति, ठीक है, वर्ग संस्कृति की अवधारणा भी बोर्डियू ने दी हुई है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि या बताती है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि क्या बताती है? ग्रामीण गरीबी में का विस्तार, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार स्वीकार किया? हेबरमास, अल्थ्यूजर, ग्रामसी, फूको। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार माना? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हेबरमास हो जाएगा, ठीक है, हेबरमास हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभिव्यक्ति और भाषा को निम्न में से किसने विश्लेषण का आधार माना है? हेबरमास ने माना है। यहाँ पर फूको की बुक्स काफी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक बुक है इनकी डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश हो जाएगी। ये कब आती है? 1975 में आती है, ठीक है, 1975 में आती है। इसके अलावा द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इनकी हो जाएगी। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन हो जाएगी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये हो जाएगी इनकी फूको की बुक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, ठीक है, ये हो जाएगी इनकी पुस्तक। फूको की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एमिल दुर्खाइम ने अपनी कार्य डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कबीले आधारित समाजों की व्याख्या निम्न के माध्यम से की। यांत्रिक एकजुटता, विसंगति, जैविक एकजुटता, प्रतीकात्मक अंतरक्रिया यहाँ पर दी गई है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये पुस्तक कब आती है? 1893 में आती है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और यहाँ पर एकजुटता से तात्पर्य एकता का है, यांत्रिक एकता पाई जाती है, ठीक है, इन्होंने 2 तरह की एकता की बात की थी, यांत्रिक और साविवी एकता। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया? मैक्स वेबर, देरिडा, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम इनकी पुस्तक है, द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम कब आती है? 1951 में आती है। द सोशल सिस्टम 1951 में आती है। सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, जैविकी व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, ये इनके द्वारा बताई गई थी, ठीक है। इन्होंने संस्थाकरण की बात भी की थी, संस्थाकरण, पृथक नाभिकीय परिवार,
पृथक नाभिकीय परिवार हो जाएगा, ये इनका कॉन्सेप्ट है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण की इन्होंने बात की है। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण, ये इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिमान चर की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है ना, पैटर्न वेरिएबल, ये इनका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ये सारी अवधारणाएं सिद्धांत पार्सन्स के द्वारा दिए गए हैं। AGIL का कॉन्सेप्ट मॉडल इनका हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।